बेटा टेंशन वाला दिमाग, जिसको टेंशन पड़ी हुई हो कि फटाफट फटाफट हो जाए, उसको समझ नहीं आ रही होती हैं चीज़ें। अगर आप उस वक्त देख रहे हैं जिस वक्त कि नमाज का टाइम है, तो कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ें, सजदे थोड़े से लंबे करें ताकि, और सुकून से नमाज़ पढ़ें ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो रिलैक्स हो। फिर उसके बाद आप जो है ना वो जब वीडियो देखेंगे, फिर आपको सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक हो गया। अदरवाइज़ आप जो है ना वो, अगर अभी रिलैक्स हैं तो बेहतरीन हो गया। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बात कर लेते हैं। पहले सबसे बड़ा मसला बेटा, मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये होती है हर बच्चे के बारे में कि अल्लाह करे इसके 17 में से 17 मार्क्स MCQs में आ जाए। अगर 17 में 17 मार्क्स MCQs में आ जाते हैं ना, मुझे फिर वो ये यकीन होता है कि यार इसके पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। तो MCQs इज़ वेरी ट्रिकी। MCQs के बारे में मैंने इसलिए इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें बताई हैं। तो ये बेटा जो आपके पास 17 MCQs है ना, ये 17 MCQs आपके पेपर में आने हैं, मैक्सिमम चांस है इसके आने, क्योंकि एक्सपेक्टेड MCQs है। ऐसा नहीं है कि फेडरल बोर्ड ने मुझे ईमेल की है कि अरसलान ये पेपर हमने कल देना है तो ये तुम बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि बेटा क्वांटम नंबर कोड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपके पेपर में एक MCQs आता ही आता है। कैसा आता है सर? यार मैं आपको कह रहा हूँ रिलैक्स हूँ। ये देखे ना, मैंने यहाँ पे MCQ लिखे हुए ना कि इस तरह के MCQs आपके आते हैं। ठीक है। तो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बेटा आपका एक MCQ आता ही आता है। मोल के बारे में भाई कुछ भी हो जाए, मोल के बारे में वो आपको MCQ देता है, मोलर वॉल्यूम के बारे में दे दे, नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में दे दे, कुछ भी दे दे। फिर बेटा वेस्पर की जो ज्योमेट्री है, वेस्पर मैंने कहा था ज्योमेट्री शेप कंसिडर करता है, तो वो आपसे पूछ लेता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपके पास पक्का एक जो है ना वो क्वेश्चन आता है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तीन चीज़ें हैं बेटा। एक फंक्शनल ग्रुप की इंटर कन्वर्जन एक से दूसरे में, एक फंक्शन ग्रुप के बारे में कि आइडेंटिफाई करें कि कौन सा अल्डिहाइड है वगैरह वगैरह, और एक कलर कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ग्रुप है जो कि कॉपर 1 ऑक्साइड बनाता है, रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, तब बताएं वो कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा। तो वो आपको पता है कि रेड कॉपर 1 जो है ना वो टॉलरेंस या क्या कहते हैं उसको, फेलिंग सोल्यूशन से आता है, तो वो आपका अल्डिहाइड ही देता होता है। तो सॉल्ट्स बेटा कौन से सॉल्ट एसिडिक होते हैं, कौन से सॉल्ट बेसिक होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, और टेस्ट हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक ग्राफ्स अक्सर आ जाते होते हैं। ऑर्गेनिक फैमिलीज़ का मतलब यह है कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, इनकी आपस में रिएक्टिविटी, इनकी आपस में जो है ना वो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह मैंने शो किया हुआ आगे। स्मोक, पेन और एसिड के बारे में आपसे सवाल पूछेगा, अक्सर सवाल पूछ लेता होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द रिड्यूसिंग स्मोक, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक वगैरह वगैरह। फिर सिंपल ऑर्गेनिक कन्वर्जन हमने पहले बात कर ली। अच्छा, स्टेट और पाथ फंक्शन अगर वो ना दे तो बेटा उसने लाजमी तौर पे यूनिट्स देनी है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल वगैरह वगैरह। फिर लीवर बेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अब बच्चों के कुछ सवाल होते हैं और कुछ उनके ना जो क्लेम्स होते हैं बच्चों के, वो ये होते हैं बेटा कि सर ऐसे तो पूरी किताब बता देते हैं टीचर और कहते हैं गैस पेपर है। तो मैंने आपको क्या कहा है बेटा, मैंने आपको एक एक MCQs बताया कि ये MCQs स्पेसिफिकली आपका आना है। ठीक है। सेकंड, सर मुझे किताब दे दें, 4 घंटे दे दें, मुझे ये आंसर नहीं मिलने वाले, तो इसलिए आप खुद इसको ना बता दें ताकि मेरे लिए आसानी हो। और फिर यही इसी का एक और फॉर्म है कि सर अगर इनका हल मिल जाता ना तो मज़ा ही आ जाता। और फिर जो ना एक जो ना अक्सर आया होता है मुर्शद फेल थी वैसा कुछ करे सो, मतलब मैं फेल हो जाऊंगा, कुछ ना कुछ हल इसका निकालें। और आखिर में बच्चों का गिला होता है कि सर कल पेपर और आज आप बता रहे हैं, 1 हफ्ते पहले बताता मज़े आ जाता। ठीक है। तो 1 हफ्ते पहले पता होता तो हम तो पेपर में टॉप कर जाते हैं। ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है बेटा, क्रैश कोर्स पूरा, फिर पास पेपर पूरे, फिर मॉडल पेपर, फिर आके इस पे। अबे 1 दिन पहले सिर्फ वही हमारे पास अच्छे बच्चे होते हैं जिन्होंने पास होना होता है, और वो देख रहे होते हैं कि यार अल्लाह करे कोई ऐसी जुगाड़ मिल जाए कि बस चुप हो जाए। ठीक है। तो ये उनके लिए स्पेसिफिक के लिए बना रहा हूँ, इसलिए 1 दिन पहले बनाई है। अच्छा बेटा, क्वांटम नंबर के बारे में
क्या क्या आपसे वो पूछ सकते हैं। नंबर 1 क्वांटम नंबर के बारे में, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, कि कौन सा क्वांटम नंबर कौन सा वाला है। फॉर एग्जांपल आपसे कहता है कि इसमें 2p(x) में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कौन सा है, तो आपके पास पता है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ठीक है। फिर फाइंड क्वांटम नंबर फॉर गिवन ऑर्बिटर, रिलेशन उनके दरमियान पूछता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गिवन बाय क्वांटम नंबर, किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वैसे आप याद याद रख लेंगे, इसमें 2, इसमें 6 और डी में 10 और इसमें क्या होते हैं बेटा एफ में 14। आप याद करने के लिए +4 का याद कर लें, अदरवाइज 2 × 2l+1 का फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं। एल की वैल्यू बेटा होती है 0, 1, 2, 3, तो ये एस, पी, डी और एफ होते हैं। इसके अलावा भी आप वैल्यू याद कर सकते हैं। अच्छा, करेक्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बड़ा पूछता होता है। वो आपको क्या कहता है कि n=2 है, l=2 है, m=1 है, p जो ना s=+½ है। इसमें क्या मसला है? इसमें मसला ये बेटा कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है इक्वल नहीं हो सकती। l की वैल्यू n से हमेशा 1 होनी चाहिए, 1 कम होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो पहले 30 एलिमेंट्स की आपको तरतीब याद होनी चाहिए, मैंने कहा था। उसका फ़ायदा ये होगा बेटा कि आपको पेपर में मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे 20 एलिमेंट को आपको उन्होंने पेपर के अंदर 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज गिवन होते हैं, पेपर के आखिर में गिवन होते हैं। ठीक है, वो आप ढूंढ सकते हैं। याद कर लें क्या मसला है, सिंपल से तो है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। बस ये तो बात है सिंपल सी। इस याद कर लें तो इससे क्या होगा कि आपको वो मसला नहीं होगा। फिर आइडेंटिफाई एलिमेंट फ्रॉम गिवन कन्फिग्रेशन को आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई हो। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है कि 2s2 हो, 2p5 है, बताइए कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वगैरह वगैरह। क्रोमियम और कॉपर के बारे में टेक्निकल क्वेश्चन पूछते होते हैं कि क्रोमियम, अच्छा क्रोमियम क्या क्या करता है बेटा। क्रोमियम डी में होने चाहिए 4, ये रखता है 5 इलेक्ट्रॉन। आपसे ये नहीं पूछता क्रोमियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पूछता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, इन डी ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम। तो फिर आपको पता होना चाहिए बेटा कि डी ऑर्बिटल जो है ना वो क्या होते हैं, 5 में डिवाइड होता है, तो ये अकेला अकेला आएगा, तो ये 5 के 5 अनपेयर हो जाएंगे। वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आपको पता है। पीरियड नंबर आपके पास बेटा क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है यहाँ पे वो पीरियड नंबर होता है। लास्ट सब शेल वगैरह आपको वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भाई पूरे पेपर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मोल। बेटा मोल के हवाले से इतने क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया ना 4 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए थे। तो एवोगैड्रोस नंबर, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ जाता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को आपको कितने मालिक्यूल आएंगे, मैस ऑफ 1 मोल निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल निकालना है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ आइंस, एटॉमिक एटम्स, आइन क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट, मालिक्यूल्स वगैरह वगैरह। और इसके अलावा बेटा क्या आपसे पूछ सकता है, मैस ऑफ गिवन नंबर ऑफ मालिक्यूल, कन्वर्जन ऑफ ग्राम टू नंबर ऑफ एटम्स, फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मैस, एम्पिरिकल फार्मूला आपको, अच्छा एम्पिरिकल फार्मूला और ये चैप्टर नंबर 15 में, तो वो मैंने मोल में डाल दें कि मोल से निकल के आते हैं। तो इसके अलावा बेटा वेस्पर आपके पास टॉपिक है, अक्सर वेस्पर के बारे में क्वेश्चन आता होता है। अब पहला जो इसके टाइप का आप क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हेन देयर आर 2 लोन पेयर्स एंड फॉर एग्जांपल 2 बॉन्ड पेयर्स, तो प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री। तो आपको उस तरह से ज्योमेट्री पूछ सकता है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है द ज्योमेट्री ऑफ BF3 इज। जब ज्योमेट्री बात करें तो इसका मतलब वो शेप की बात कर रहा होता है, ये मैंने पहले बताया हुआ आपको। बॉन्ड एंगल ऑफ द गिवन मालिक्यूल पूछ सकता है, आइडेंटिफाई मालिक्यूल विद लोन पेयर पूछ सकता है, प्रोडक्ट शेप पूछ सकता है, लीनियर ज्योमेट्रिक वगैरह वगैरह। ये टेबल की फॉर्म में दिया है बेटा, मैंने आपको ना ये ज्योमेट्री और शेप अलग करके दी हुई है, क्योंकि फेडरल बोर्ड तो नहीं करता, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग है ना XeF4। अच्छा, अब बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ होती है, फेडरल बोर्ड पूछता है FeF4 की ज्योमेट्री बताएं, ऑक्टाहेड्रल कहीं लिखा नहीं होता, वो लिखा होता है स्क्वायर प्लानर। तो भाई ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है इसको फिल वक्त के लिए फॉर द फेडरल बोर्ड आप इसको ख़त्म कर लें।
फिर आप शेप ही कंसिडर करें, शेप ही याद करें, तो जो ज्योमेट्री भी पूछे तो वो शेप ही पूछ रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। बाकी बॉन्ड एंगल बेटा इसके आप याद कर लें, बॉन्ड एंगल याद करना ज़रूरी है ताकि आपको फर्दर जो है ना वो काम दे सकें। नेक्स्ट बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 5 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले बेसिक डेफिनेशन पूछ लेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर कोई आपसे आइडेंटिफाई करवाना पूछ लेगा, हाफ लाइफ और यूनिट्स, और इसके बाद रेट लॉ की इंटरप्रिटेशन है। ये समरी दी हुई है मैंने, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अच्छा, आपसे कैसे सवाल पूछता है, पूछेगा एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन और फॉलोज विच ऑर्डर। एंजाइम कैटलाइज बेटा कौन से फॉलो करते हैं, 0 ऑर्डर। रेडियो एक्टिव डिके या जो न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलो विच ऑर्डर, तो वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स सूडो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है। ये इतने कुछ ज़रूरी मैंने आपको इसलिए बताएं ताकि आपको याद रहे। बाकी ये फार्मूले जो हाफ लाइफ के, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपका आ जाता होता है। आपको न्यूमेरिकल में फार्मूले गिवन नहीं होते, फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में नहीं होते। फिजिक्स में मुझे बताया था कि मेरे कोलीग ने कि होते हैं, तो लेकिन ये है कि केमिस्ट्री में ऐसा कोई सिलसिला नहीं। बाकी यूनिट्स की याद कर लें बेटा। फंक्शन ग्रुप के हवाले से 4 बातें हैं। नंबर 1 बेसिक डेफिनेशन पूछ लेगा, जनरल फार्मूला बताएं इसका, इसकी दूसरा हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, एमसीक्यूज के हवाले से कोई टेस्ट पूछ लेगा, एक्टिविटी आपसे पूछ लेगा बेटा। ये मैंने यहाँ पे ना समराइज़ किया हुआ है, यहाँ पे वो टेस्ट जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, फॉर एग्जांपल लुकस टेस्ट, टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, 2,4-D DNPH टेस्ट, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। इसके अलावा बेटा जो है वो आपके पास नाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस टेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ये वो टेस्ट हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। फॉर एग्जांपल ये टॉलरेंस टेस्ट भी हो गया। नेक्स्ट बेटा सॉल्ट है। सॉल्ट में आपके पास जो है ना मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि सॉल्ट क्या होते हैं बेटा, कौन से एसिडिक, कौन से बेसिक और कौन से न्यूट्रल होते हैं। तो ये सिंपल बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से एसिडिक बनेगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। बाकी हम डिसाइड नहीं कर सकते दोनों वीक हो तो। ये कुछ कॉमन एग्जांपल मैंने दी हुई हैं ताकि आप याद कर सकें, कि हमें पता है याद तो करना पड़ता है लेकिन याद नहीं होता ना। बड़ा सिंपल तरीक़ाकार है कि देखो किसी के आगे Cl लगा हो, NO3 लगा हो, SO4 2 नेगेटिव लगा हो, तो वो कॉमनली एसिडिक होगा। अगर किसी के पीछे ये लगा हो सोडियम और पोटाशियम, वो क्या होगा, बेसिक होगा। और अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हों तो न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर दोनों आपस में जुड़े हुए हों तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो देखो न्यूट्रल में सोडियम सोडियम है, क्लोराइड जी और आपके पास क्या है, लेकिन इधर क्या है, सोडियम नहीं है, NH4 है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। इधर मेटल चेंज है तो इसका मतलब ये एसिडिक हो रहे हैं सारे, ठीक हो गया। IMF बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स है इनमें से। वैसे आयन डाइपोल इससे भी स्ट्रॉन्ग होती है, मीडियम और वीकेस्ट है, और इनके बारे में डिटेल यहाँ दी हुई है। इसका रिलेशनशिप मैंने दिया हुआ है, बाकी बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, वेपर प्रेशर के साथ इनडायरेक्ट होता है बेटा। मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसके बारे में काफ़ी MCQs भी आते होते हैं, ठीक है। तो ये MCQs आया भी होता, मॉडल पेपर में था शायद या किसी पेपर में था, कि अल्कोहल का वेपर प्रेशर स्ट्रॉन्ग कम होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वह क्या कहा था कि इसके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल होती है। एथेनॉल में भी है लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग होती है। फिर बड़ा आपको एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर लेस दैन ज़ीरो हो या फिर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, एंड एंट्रोपी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। एंथैल्पी के बारे में बड़ा कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है कि हाई टेम्परेचर पे मोर मालिक्यूल की हाई एनर्जी होगी। ये वो कर्व जो नहीं दी हुई थी आपको, मैंने यहाँ शामिल कर दिया। इसके बाद मैंने ये जो आपके पास टेबल है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ लें समरी है, किस स्टार्टिंग मटेरियल से किस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं। यानी कि अल्कोहल से अगर हमने बेटे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना हो तो यहाँ मैंने रिएजेंट लिखे हुए हैं। ये रिएजेंट अगर आपको याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। ये मैंने सारी ऑर्गेनिक फैमिलीज़ के लिखे हुए हैं, एक दो के नहीं, पूरी ऑर्गेनिक जितनी भी फैमिलीज थी ना उन सब की कन्वर्जन लिखी हुई है किसी और मालिक। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप अल्कोहल में लेके आना चाहें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का इस्तेमाल कर लें। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप अल्केन में लेके आना चाहें, डीकार्बोक्सिलेशन हीट कर दे खाली इसको,
अल्डिहाइड कीटोन्स को अगर मीन में लेके आना चाहें तो आप जो है ना H पॉजिटिव आयन को एसिडिक कंडीशन में अमाइन ऐड कर दें इसके अंदर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, समरी है आपके पास। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं बेटा, ये कुछ फंक्शन आपके पास गिवन है, इसको जो है ना वो वैसे तो मैं इसको याद किया हुआ था PTV न्यूज़ से, PTV न्यूज़ से किया हुआ था याद। ये n जो है ना वो क्या है बेटा, छोटा है, तो उससे आप कर सकते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, और इसके अलावा बेटा जो है ना H ये आपके पास 2 ये वाला भी है, ठीक है। एंट्रोपी, एंथैल्पी, और ये सारे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जिनको हम डेल्टा से लिखते हैं, जिनको हम क्या लिखते हैं बेटा, डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा। और पाथ फंक्शन वो होते हैं जिनको हम जो है ना वो डेल्टा से नहीं लिख सकते, वो पाथ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बेटा लीविस एसिड बेस और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन है। लीविस एसिड आपके पास वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर सके, बेस डोनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल डोनेट करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल भी दी हुई है, ट्रेंड भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल की एग्जांपल ट्रेंड भी दिया हुआ है। हाँ भाई, आगे स्वाद। अब हम चलते हैं जी आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इसका मतलब हम अभी तक एक्साइटेड हैं। ये बेटा वो 14 शार्ट क्वेश्चन है, ये वो 14 शार्ट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। हो सकता है 100% ये सारे ही आ जाएं, हो सकता है 90% इसके अंदर आ जाए, लेकिन मैक्सिमम आपके इसके अंदर आ जाएंगे। पहले बेटा याद रखना, मोल को नहीं छोड़ना। मोल के बारे में 2 कम अज़ कम आपके एक्सपेक्टेड हैं, कि मोल के बारे में 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में आएंगे। पेपर में बैठोगे तो मुझे याद करोगे, इंशाल्लाह आपको याद आएगी कि मास्टर ठीक कहता था, ठीक है। सेकंड बेटा वेस्पर थ्योरी, सिग्मा पाई बॉन्ड और MOT, इन तीनों के बारे में एक क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, दोनों आ जाएं, ये क्वेश्चन आपको देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बो प्रिंसिपल वगैरह वगैरह और शेप्स के बारे में आपसे पूछ लेगा। एटॉमिक मैस, एवरेज एटॉमिक मैस की जो कैलकुलेशन है उसके रेलेवेंट न्यूमेरिकल आपसे पूछता है। सॉलिड्स की टाइप्स के बारे में पूछे, या फिर वो हैबिट ऑफ क्रिस्टल, वो क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल के बारे में पूछे। अगर वो ना पूछे तो वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट के अलावा के रेलेवेंट कुछ चीज़ें आपसे पूछ लेगा। फिर बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड आउट करना, फॉर्मेशन फाइंड आउट करना, ये एक बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन आया हुआ है। ये ना पूछे तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डिफरेंस पूछ लेगा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन थ्रू रेट, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। केसी के हवाले से कुछ आपसे कुछ चीज़ें एक ज़रूर पूछेगा। फिर ऑक्साइड क्लोराइड के रिएक्शंस, ये आपने देखने, लास्ट टाइम मैंने जो बताए थे, एक में pH 3 थी, एक में pH बेटा 0 थी, बच्चे ने कमेंट भी किया हुआ था, उसको एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सल्फर और टेन के एक उन्होंने देना ही देना है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर ऑफ हेलोजन, ये आपने करना ही करना है। इसके अलावा पीएच बेटा pH pOH का देखो भाई, आप खुद एनालिसिस कर लो, आप इसी नतीजे पे पहुंचोगे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। KSP, बफर और कॉमन आइन, तीनों में से कई दफ़ा तीनों आ जाते हैं, एक तो आना ही आना, ये याद रखिएगा। फिर टाइप ऑफ स्मोक, एसिड रेन, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ग्रुप और कैटिनेशन वगैरह वगैरह। अच्छा, चैप्टर नंबर जो 15 है ना, उसमें 4 क्वेश्चन हैं। एक तो फंक्शन ग्रुप और कैटिनेशन हो गया, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा आइसोमेरिज्म, चौथा स्केलेटल फार्मूला। इनके बारे में डिटेल से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर रिएक्शन ऑफ जो है ना वो एल्डिहाइड में से इन चार में से कोई एक आपसे पूछेगा। फिर अल्काइल हैलाइड में से ये बेटा आपके पास 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपसे बनते हैं। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का डिफरेंस नहीं पूछेगा, या सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पूछेगा या एलिमिनेशन की पूछेगा, या फिर कोई ऐसा रिएक्शन देगा जो हमने मॉडल पेपर में डिस्कस भी किया हुआ है कि उससे 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन वाला, एक एलिमिनेशन वाला। इसके बाद लुकस टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो कि हर दूसरे पेपर में आया होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN आपके एग्जाम में आएगा। टेस्ट फॉर FG, टेस्ट फॉर फंक्शन ग्रुप, चैप्टर नंबर 23, इसके जो टेस्ट हैं बेटे, ये टेस्ट आपने नहीं छोड़ने, ठीक है। फिर बेटा आपके पास 3 क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ फंक्शन ग्रुप, ये उसी में आ जाता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल के बारे में उसके पास चॉइस है, आइदर ही कैन आस्क और छोड़ ही दे बिल्कुल, ठीक है।
इसके अलावा बेटा प्रिपरेशन ऑफ अमाइन आपके पास जो है ना वो आ जाता है। तो ये आप याद कर, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में ना आपके पास वो ये करना है, एक नाइट्रो और दूसरा नाइट्राइल, ये लाजमी करने हैं दोनों। आप शॉर्ट क्वेश्चन हो गए ना सारे, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेके भेजो सब लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है ना वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से यहाँ पे नंबरिंग आई गेस गलत हुई हुई है, नंबरिंग क्या है, 3, 4, 5 और 6 है। लॉन्ग क्वेश्चन में भाई कुछ भी हो जाए, यील्ड और लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल आता ही आता है। हाइब्रिडाइजेशन आपकी दफ़ा पेपर में आ जाएगी इंशाल्लाह, आ जाएगी दोबारा। अगर ना आई तो फिर एमओटी या फिर मास स्पेक्ट या फिर आयनाइजेशन एनर्जी है, इन चारों में से एक तो आएगा। यील्ड लिमिटिंग का न्यूमेरिकल, इसके बाद हेस्ला, बॉर्न-हाइब्रिड साइकिल। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये जहन में आ रहा है कि हाइड्रेशन और लेटेस्ट एनर्जी के बारे में वो पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये आपके पास ऐड किया, वरना उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो रोल ऑफ हाइड्रेशन, वो पूरा टॉपिक ना, वो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वगैरह वगैरह वो सारा आपने कर लेना है। देन आपके पास बेटा जो है ना वो बाकी इंथैल्पीज़ आपने वैसे भी ऊपर की होंगी, फिर वरना इंथैल्पी के बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, इंथैल्पिया कंबशन, इंथैल्पिया फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता होता है। देन सबसे जो सर्द दर्द मतलब दर्द सर है, सर्द दर्द कह रहा हूँ, वो क्या है बेटा, एग्जाम्पल 8.5 है, क्योंकि मेरे मतलब वर्ड्स आगे पीछे इसलिए हो रहे हैं कि अभी यहाँ पे 4 हो गए सुबह के, तो सुबह आपका जो लेक्चर आना है मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 8.5 जो है वो आपकी एग्जांपल है, 7.5 2 एग्जांपल है, और हैबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये 4 में से एक आपका एग्जाम में आना है। आइसोमरिज्म और फ्री रेडिकल में से एक लिख लो, आना है, और इंशाल्लाह और रिएक्शन ऑफ अल्कीन और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और रिएक्शन ऑफ अल्काइलाइड, इनमें से एक आना है। स्टैटिफिकेशन मेरा तो फेवरेट होता था, ये आपके पास स्टैटिफिकेशन, या अगर ये ना आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, अगर वो भी ना आई फिर कोई छोटे मोटे रिएक्शन दे देगा बेटा। अगर लुकोस टेस्ट शॉर्ट में ना आया तो लॉन्ग में आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल या प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के ज़्यादा चांस है। अगर ये ना दे, उसके पास एक मल्टी स्टेप कन्वर्जन जो है ना, यानी कि वो चैप्टर नंबर 21 से आपको जो है ना वो कन्वर्जन दे दे मुश्किल करके, या मल्टी स्टेप कोई भी कन्वर्जन दे दे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्राम जो है ना वो आपको कहे कि मिथाइल क्लोराइड मेक एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड में 2 कार्बन है तो आपको पहले CN में कन्वर्ट फिर आगे जाके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये थी बेटा आपकी क्या डिस्कशन। अब फाइनल टिप क्या है? फाइनल टिप बेटा ये है, पहले उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बनी है, जिनकी सप्ली है, बेटा आप जो MCQs मैंने करवाए वो MCQs करें और एक्सरसाइज के MCQs करें, पहला काम आप ये करें। दूसरा, जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएं, इनको लिख लो, रट लो, आपको बल्कि नोट से मिल जाएंगे ना। मेरे नोट्स आई गेस मेरे कंप्लीट हैं, कोई चैप्टर रहता तो नहीं है, आई गेस कंप्लीट, मुझे याद नहीं है। तो ये ना नोट्स आप जो है ना वो वहाँ से कर लें सारे, तो आपका इंशाल्लाह पेपर फेल नहीं होगा, मैं बता सकता हूँ। फिर बेटा दूसरे कैटेगरी के बच्चे आते हैं जिन्होंने नंबर लेने अच्छे, तो बेटा अगर आपने क्रैश कोर्स मेरा फॉलो किया है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको मैंने पास पेपर करवाए हैं, उसके बाद मैंने आपको मॉडल पेपर करवाया है, उसके बाद मैंने आपको ये वीडियो दी है। और अगर कहीं भी आप मिस कर गए, अगर आप क्रैश कोर्स मिस कर गए, उससे आगे आ जाएं फिर, ठीक है। आप पास्ट पेपर करें, मॉडल पेपर करें, वीडियो करें। अगर आप पास्ट पेपर भी नहीं किए, मॉडल पेपर करके वीडियो पे आए, मॉडल पेपर भी नहीं किया, वीडियो पे आ जाए, वीडियो भी नहीं की तो भाई अगली दफ़ा सप्ली दे देंगे, ठीक है। अब उन बच्चे पे आते हैं, ये जो दरमियान वाले बच्चे, ठीक है, कभी ये पढ़ने वाले कभी नहीं पढ़ने वाले। आखिर में बेटा वो बच्चे जिन्होंने पूरे नंबर लेने हैं, बेटा सबसे ज़्यादा मोहतात रहना MCQs में, क्योंकि MCQs में मैं ख़ुद भी कई दफ़ा ना बहुत सारे MCQs से ना आगे पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो MCQs में आपको ना मैक्सिमम फोकस चाहिए होता है, ज़रा सा इधर उधर गया ना तो आपका वो MCQs गलत हो जाते हैं। सो MCQs के 17 में 17 MCQs बेटा पहले लाजमी तौर पे सही करने, और MCQs के जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगते हैं वो आपने लगा के ध्यान से फिल करना है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपके 85 में 35 मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज यू हैव चॉइस इन शॉर्ट क्वेश्चन, यू हैव चॉइस इन लॉन्ग क्वेश्चन, बट यू डोंट हैव एनी चॉइस इन MCQs। आपको आता है या नहीं आता, ठीक हो गया जी।
इसी के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं और ख़त्म हम फिर